Hello everybody and welcome back to the another video of Clat Matters. This is Dipanshu Patel, founder of Clat Matters, and in this video I'll be discussing about one of the most important topic for Clat 2027, that is the recent Iran protest that is happening in Iran. ठीक है, ये एक बहुत ही मास स्केल में वन ऑफ इट्स काइंड प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड मतलब जिस टाइप की वीडियोस आ रहे हैं उससे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है अबाउट ईरान गवर्नमेंट देयर पॉलिसीज। आपको बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें भी समझ में आएंगी इसमें, बट आज की इस वीडियो में अपन इसको पूरा क्लैट के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप हज़ार चीज़ें पढ़ सकते हो, बट क्लैट के हिसाब से कुछ कुछ रेलेवेंट चीज़ें जो कि इनफ होगी आई गेस आपको समझाने के लिए भी और पेपर के लिए भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो ईरान का प्रोटेस्ट है ये स्टार्ट कहाँ हुआ। ईरान का प्रोटेस्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ फ्रॉम ग्रैंड बाजार। ठीक है, ग्रैंड बाजार एक जगह था। अब देखो ईरान में प्रोटेस्ट हो इसलिए रहा है बिकॉज ईरान में हो रहा है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि बहुत मास स्केल में बेसिकली इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, मान लो कि आज किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की इस पेन की वैल्यू है 1000 रुपये। ठीक है, कल ये जाके इसी सेम पेन की वैल्यू हो जाती है 10 लाख रुपए। तब ये हाइपर इन्फ्लेशन हुआ कि मतलब थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ना है नॉर्मल इन्फ्लेशन, बट जब एक ऐसा सिचुएशन जहां पर बहुत एक्सट्रीम इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा रैपिडली एकदम रातों रात हजारों करोड़ों प्राइस बढ़ जा रही है, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। एंड उस केस में ईरान में बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। अब इमेजिन करो मेरे को एज अ मर्चेंट ऑफ दिस पेन, ठीक है, अब ये पेन का अगर प्राइस एक दिन पहले 100 रुपए था और कल वो जाके 10 लाख ईरानियन 10 लाख रुपए हो जा रहा है, तो मैं इस प्राइस का इस पेन का क्या वैल्यू लगाऊंगा। इट इज कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन से इस पेन का वैल्यू नहीं निकलेगा। भाई मैं आज बेचने के लिए और डील कर दिया, कल जाके इस 10 लाख पेन का वैल्यू हो गया 25 लाख, तो ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है, ऐसे में एक नॉर्मल बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करेगा। ठीक है, एंड इसीलिए जो ये पूरा ईरान का प्रोटेस्ट है वो ग्रैंड बाजार से चालू हुआ बिकॉज यहाँ के जो ट्रेडिंग मर्चेंट्स है जो ट्रेडिशनल मर्चेंट्स हैं, उन्होंने बेसिकली अपना जो दुकान है उसको बंद करके बोला कि भाई हम नहीं बेच रहे, ये चीज़ हमारे बस की नहीं है, कि क्या फालतू में तुम रोज प्राइस बढ़ा देते हो, रोज इन्फ्लेशन हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जनता बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो प्राइस बढ़े जा रहा है, कुछ लॉजिकल सेंस बन नहीं रहा है। तो दिस all of the traditional merchants closed their shops and they started protesting, and that's why the protest of Iran started from the Grand Bazaar. This is a very important place कि कहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है ग्रैंड बाजार। ठीक है, अब तेहरान का जो ग्रैंड बाजार है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीजन था। सबसे पहला रीजन तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो कि बहुत अननेसेसरी प्राइस बढ़ना। ठीक है, अब दूसरा इनका डिमांड क्या है कि यार अब प्रोटेस्ट ऐसे ही तो निकल लेंगे। सिंपल था इनका डिमांड है कि क्या डिमांड है, ये क्या बोला मैं, बट सिंपल था इनका जो एक डिमांड है वो है जिंदगी नॉर्मल। जिंदगी नॉर्मल का मतलब होता है कि जिंदगी एक अरबिक शब्द है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, जिंदगी बहुत सारे जो अपन हिंदी में भी यूज करते हैं वो एक अरबिक ओरिजिन से है। ठीक है, तो जिंदगी बेसिकली हिंदी शब्द है, जिंदगी मतलब लाइफ, नॉर्मल, हमें साधारण जिंदगी चाहिए। दिस इज द डिमांड ऑफ ईरानियन पीपल। साधारण जिंदगी। आप बोलोगे भाई वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि साधारण जिंदगी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपकी स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं है, अगर आप एक मोनार्की भी हो, तब भी अगर आपके पास ना कुछ फ्रीडम है, ना लिबर्टी है, ना रेस्ट्रिक्शन, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आपके कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर आप कुछ भी बोल रहे हो सरकार के अगेंस्ट तो आपको उठा के पकड़ के ले जाया जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और इस सिचुएशन में आपका जिंदगी नॉर्मल नहीं है। तो दैट्स व्हाट इज द डिमांड ऑफ द ईरानियन पीपल कि भाई जिंदगी नॉर्मल कर दो, कि बस शांति, आपको जो करना है आप करो, बस हमें शांति से जिंदगी दे दो। ठीक है, सूखी रोटी खाने वाला इंसान हूं मैं, मेरे को सूखी रोटी इन द सेंस कि नॉर्मल एक हैप्पी लाइफ जीने वाला इंसान हूं मैं, प्लीज हैप्पी लाइफ दे दो। ठीक है, दैट इज द डिमांड ऑफ बेसिक ईरानियन पीपल। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हुआ ये कि और प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो गया जब इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ, प्लस जो पुलिस का भी जो ईरानियन वहाँ के लोगों का ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओपनिंग बिहेवियर छोड़ के बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव बिहेवियर था, उसके कारण भी प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो गए। आप कोई भी प्रोटेस्ट देख लो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो ईरान का हो, या फिर कहीं पर भी जहाँ जहाँ पर अथॉरिटी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, अपार्ट फ्रॉम कामिंग डाउन और अपार्ट फ्रॉम एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, वहाँ पर वो प्रोटेस्ट और वायलेंट हुआ है। जैसे कि अपन ने नेपाल में पिछले साल देखा, वहाँ की पूरी सरकार गिर गई। ठीक है, बिकॉज वहां पर अथॉरिटी ने और आर्मी छोड़ दिए थे भाई उन लोग। ठीक है, आर्मी छोड़ दिया या फिर और नेगेटिव एक्शंस किया। ठीक है, पूरा चीजें सही सॉर्ट नहीं हुई। वैसे ही ईरान में भी वैसा हुआ कि इंटरनेट ब्लॉकेज हो गया, लेकिन इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी कि एक नॉर्मल सा इंटरनेट ब्लॉक करने से आप
की जो वॉइस है वो दबेगी नहीं, ठीक है। लोग वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट का स्पेसिफिकली स्टारलिंक का यूज करना चालू कर दिए और वो अपने थॉट्स तो क्या मतलब प्रोटेस्ट की वीडियोस भेजना चालू कर दिए पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से पूरी रियलिटी बाहर आ गई। अब बात करते हैं हिस्ट्री क्या थी, जो कि क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लैट में रीजन पूछ सकता है, बट रीजन इज मोर लाइक जो पैसेज में होगा वही आंसर होगा, बट हिस्ट्री तो आपसे एक बेसिक पूरा मतलब पूछा जा सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो अपन हिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो साल था लाइक 1953 के पहले का, इसमें थे पीएम मोसादिक, ठीक है। पहले भी पहलवी डायनेस्टी चलती थी, ठीक है। पहलवी डायनेस्टी बेसिकली जो किंग रजा शाह पहलवी थे उनकी एक डायनेस्टी थी, बट 1953 के पहले क्या हुआ, एक दो साल पहले एक पीएम मोसादिक करके थे, इन्होंने बेसिकली जितने भी मतलब इन्होंने कूप कर दिया जो अपने राजा के अगेंस्ट थी, और इन्होंने कूप करके अपने आप को एज अ सुप्रीम हेड बना लिया। और ये जब सुप्रीम हेड बने या फिर जब इनके पास एक्चुअल में पावर्स आई, तब इन्होंने एक नेशनलाइज मतलब उस टाइम में जो ऑयल था ईरान का उसको नेशनलाइज कर दिया, और जितने भी यूके और क्या बोलते हैं यूएसए की कंपनीज थी ईरान के सॉइल में उसको बाहर फेंक दिया। आपने वेनेजुला भी देखा, आपने ईरान भी देखा, सबका जो एक्चुअल में लड़ाई है वो ऑयल से ही चालू है, और ऑयल के कारण ही ये जितने भी सुपर पावर CIA जो कि यूएसए का है, MI6 जो कि यूके का है, ये घुसती है किसी भी कंट्री में। इराक के साथ भी ऐसा ही हुआ, ईरान के साथ भी ऐसा ही हुआ, वेनेजुला के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अगर आपको पूरा जियोपॉलिटिक्स समझना है तो आप ऑयल का सप्लाई समझ लो, बिकॉज ऑयल इज एन एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है। तो 1953 के पहले जैसे ही पीएम मोसद्दिक ने ये कूप किया, ठीक है, इन्होंने नेशनलाइज करवा लाइक नेशनलाइज करा ऑयल को, ठीक है। अब इनका कूप कर दिया CIA और M116 मतलब MI6 ने मिलके, ठीक है। और जब जैसे ही CIA और MI6 ने बेसिकली कूप किया 1953 को, उन्होंने फिर से पहलवी डायनेस्टी को या फिर राजतंत्र मतलब मोनार्की को ले आया, ठीक है। और मतलब पहले हुआ ये कि पहलवी डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है, 1921 से पहलवी डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। 1953 के या फिर 1951 के टाइम में ये जो पीएम मोसाद थे इन्होंने पहलवी डायनेस्टी को कूप करके हटा दिया, अपने आप को राजा बना लिया या फिर अपने आप को पीएम बना लिया। लेकिन फिर 1953 में विद द हेल्प ऑफ CIA एंड MI6 ये जो पहलवी है मतलब पहलवी डायनेस्टी के रजा शाह पहलवी थे वो फिर से अपने आप को किंग बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर 1953 के टाइम में विद द सपोर्ट ऑफ USA एंड UK फिर से पहलवी डायनेस्टी ईरान में आ जाती है, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन। अब ऑब्वियसली आप क्या बोलते हैं ये UK और USA के सपोर्ट से आओ तो आप उनके अगेंस्ट तो जाओगे नहीं। तो जब तक 1953 से 1979 तक पहलवी डायनेस्टी का किंग रजा शाह पहलवी का रूल चल रहा था, एवरीथिंग वाज चिल, एवरीथिंग वाज ओके, ठीक है। ईरान बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा था बिकॉज US की कंपनी या UK की कंपनी आराम से ऑयल निकाल रही थी, उनको पैसा दे रही थी, ठीक है। ईरान वाज एक्चुअली लाइक लिविंग मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स थे, प्लस USA है तो ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ मतलब बहुत ब्लेटेंट वायलेशन ऑब्वियसली करते हैं, बट पीपल वेर चिल, ठीक है। तो लोग अच्छे थे, चीज़ें सही से और चल रही थी। बट इसमें बेसिकली मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन हो रहा था, बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पर भी राजतंत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी मोनार्की होती है या फिर ऐसा सिस्टम जहाँ पर पावर्स बहुत ऊपर के लोगों के पास ही है, उस सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो ऊपर के हैव्स होते हैं, ठीक है, द पीपल हु आर हैविंग द रिसोर्सेज दे गेट एक्सट्रीमली रिच, बट द पीपल हु आर नॉट हैविंग द रिसोर्सेज एंड द पीपल ऑफ लोअर स्टारा वो गरीब होते जाते हैं या फिर और गरीब होते जाते हैं। तो एक ऐसा ही सिचुएशन हुआ वन ऑफ इट्स काइंड जो कि एक्चुअल में इस्लामिक रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। 1979 या फिर 1978 के टाइम था, रजा शाह पहलवी का बेसिकली बर्थडे था। अब ये जो बर्थडे था बेसिकली इस टाइम इमेजिन द सिचुएशन जहाँ पर ईरान के लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, भुखमरी है, बहुत ह्यूज स्केल में बेसिकली पूरा ड्रॉट आया हुआ है, ठीक है। पानी का लाइक वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज एक्सट्रीम चल रहा है, और वहीं पर आपका जो राजा है वो एक ग्रैंड पूरा मतलब रेड कारपेट बर्थडे मना रहा है अपना, जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस या फिर एक्सपेंसिव बर्थडे पार्टी था उस टाइम का बोला जाता है, 1978 की बात है। और वहां पर मिलियंस ऑफ टन्स फूड को फेंका जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना सारा फूड बना दिया एंड गेस्ट खाए नहीं तो फेंकेंगे, ठीक है। उतना से फूड को फेंका जा रहा है उस सिचुएशन में जब आपके पास खाने को पैसा नहीं और आप देख रहे हो कि आपका राजा इतना मतलब अति कर रहा है, तब दैट वॉज दी रियल रीजन। कहाँ पर से मतलब ऑब्वियसली उसके पहले भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, वहां पर से ये धीरे धीरे जब मेन स्पार्क बिकॉज ऑफ द बर्थडे ऑफ किंग रजा शाह पहलवी मिला, तब वहां से इस्लामिक रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। अब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ और उस टाइम के इस्लामिक रेवोल्यूशन को बेसिकली 1979 के लीड करा था अयतुल्ला रुहुल्लाह खमीनी। अब ये बेसिकली लीड इन्होंने
पहले इनिशियली करा, फिर ये एग्जाइल में चले गए बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जान वान का प्रेशर बना दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली मार तो दिए जाओगे ही अगर आप ऐसा कुछ बहुत ही अगेंस्ट चीज़ करो सरकार के, या फिर सरकार तो क्या मतलब उस टाइम के राजा के। तो ये एग्जाइल में चले गए, बट इनका एक मेन फेज इनको माना गया कि मतलब दिस इज द फेस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये अयतुल्ला रुहुल्लाह खमीनी को एज अ लीडर मान के रेवोल्यूशन किया, और ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, और 1979 में ही बेसिकली ईरान से मोनार्की को हटा के एक थियोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी। अब अयतुल्ला का मतलब ही होता है रिलीजियस लीडर, ठीक है। थियोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर रूल ऑफ रिलीजियस लीडर हो, ठीक है। दिस इज द सिस्टम, रूल ऑफ रिलीजन इसका मतलब होता है, ठीक है। अब ईरान इज द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जहां पर थियोक्रेसी है, ठीक है। अब ये बेसिकली इन्होंने मोनार्की को स्टैब्लिश करके थियोक्रेसी लाया, और थियोक्रेसी में भी एक सिस्टम जिसको बोलते हैं वलायत ई फाकिक, ठीक है। आई एम फाकिक, ठीक है। आई एम माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस नेम रॉन्ग बिकॉज ये ऑब्वियसली एक लाइक इस्लामिक वर्ड है, बट या आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। ये क्लर्जिकल सुप्रीमेसी को दिखाता है। क्लर्जिकल सुप्रीमेसी, क्लर्जिकल जो होते हैं अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, ये बेसिकली रिलीजियस लीडर्स को बुलाता है, क्लर्जी, ठीक है। ये क्लास होती है जिसको रिलीजियस लीडर्स को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स, उस टाइप के ये क्लर्जिकल सुप्रीमेसी को दिखाता है ये सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने मोनार्की को स्टैब्लिश कर थियोक्रेसी ला दिया, कब? 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन में, ठीक है। अब इस्लामिक रेवोल्यूशन में अयतुल्ला खमीनी ऑब्वियसली ही डाइड, देन केम द सेकंड पर्सन दैट इज अली खमीनी, ठीक है। दिस इज आल्सो अयतुल्ला अली खोमीनी, ठीक है। अब ये बेसिकली ये भैया जो कि ये 37 ईयर्स प्लस से रूल कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत लाइक एज्ड हो चुके हैं, बट या ही इज रूलिंग एंड ही इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ ईरान, ठीक है। अयतुल्ला अली खमीनी, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये सब तो हो रहा था, ठीक है। अब 1979 में फिर जो पहलवी डायनेस्टी या फिर इनडायरेक्टली यूएसए और यूके की सरकार थी, उसको जब इन्होंने ओवरथ्रो करा, ठीक है, 1979 में रेवोल्यूशन आया, तब ऑब्वियसली यूएसए और यूके देख थोड़ा सकता है ऐसे ही बैठे बैठे, तब उन्होंने सैंक्शन लगाना चालू करा, ठीक है। दैट्स व्हाट शी कैन डू, दे कैन डू। ये मैं थोड़ा सा एक सरकास्टिक जोक मारने का ट्राई करा था, अगर आपको समझ में आया तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब सैंक्शंस आए, तो अब सैंक्शंस का प्रॉब्लम ये हुआ कि देखो, एक सिंपल सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक चीज आता हूँ, कोई भी ऐसी सरकार जो कि इलेक्टेड नहीं है, या फिर जिस सरकार को डर नहीं है कि वो लोगों के द्वारा ओवरथ्रू करी जा सकती है, वो सरकार कभी भी अच्छे से काम नहीं करेगी। आप चाहे बिजनेस हो या फिर सरकार हो, आप एक ऐसी कंपनी को लाके खड़ा कर दो जिसको कोई प्रेशर नहीं है, ना ही वो किसी के लिए अकाउंटेबल है, वो घंटा कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है। दैट इज द केस विद सरकार, ठीक है। ऑब्वियसली दे वर्कड, बट जो काम करने का तरीका होता है वो डेमोक्रेटिक तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब इसके कारण हुआ ये कि यूएसए और यूरोप से सैंक्शंस मिले, ठीक है। अब यूएसए और यूरोप के साथ सैंक्शन मिले, प्लस जो ईरान का जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो भी कुछ खास काम कर नहीं रही थी, ठीक है। इकोनॉमी बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी थी, ठीक है। सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे जा रहे थे। तेल का जो रेवेन्यू था वो बेचे किसको? तेल बेचने के लिए तेल निकाल तो लेंगे, लेकिन बेचने के लिए भी 3-4 जो यूएस के राइवल्स हैं उनको ही बेच सकते हो आप, प्लस वो भी नॉर्मल रेट से आपसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अगर उनको वो नॉर्मल रेट से ही खरीदना होता तो वो यूएस के पास ही खरीद लेते, तो आपको उन्हें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो आप तेल भी सस्ते में बेच रहे हो, आपकी इकोनॉमी भी खत्म हो चुकी है, आपके पास सैंक्शन भी लगे जा रहे हैं ना, आपका पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब खत्म हो चुका है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी जीरो है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें पहले एक्सपोर्ट किया करते थे यूएसए को, वो भी खत्म हो चुकी है। आपका जो करेंसी है वो डिवैल्यू होते जा रहा है, आपकी करेंसी की पूरी वैल्यूएशन खत्म हो चुकी है। प्लस इस केस में जितने भी आपके बिजनेसमैन है वो भी सफर करेंगे, बिजनेसमैन सफर करेंगे तो आप टैक्स नहीं दे पाओगे, तो आपकी कंट्री अगेन ये पूरा एक विशियस साइकिल बनता जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट दैट वाज हैपनिंग इन ईरान, ठीक है, बैक देन इन 1980s एंड 1990s। अब ईरान क्या किया 1979 के बाद ही, एक इसने कुर्द फोर्सेस बनाई, ठीक है। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बट ये KURDS, ठीक है, क्रूड फोर्सेस होते हैं, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही ये नाम दिया, ठीक है। इसके डीप में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता था, जितने भी ट्रिपल एच अगर आपको पता होगा तो, ट्रिपल एच ये WWE के उसका रेसलर का नाम नहीं है, ट्रिपल एच इज बेसिकली हिजबुल्ला, हमास एंड हौतीस, ठीक है। ये तीनों को ईरान पैसा देता है ताकि ये यूएस के अगेंस्ट काम करके उनका बेसिकली उनको इंस्टेबल कर सके, या पूरे वर्ल्ड को इंस्टेबल कर सके, ठीक है। वर्ल्ड को तो क्या मतलब, स्पेसिफिकली यूरोपियन पावर्स को इंस्टेबल कर सके। अब दिक्कत यह है कि आपके पास खुद के पास पैसा नहीं है, आपके खुद की इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल करिए, प्लस आप ये मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दिए जा रहे हो,
तब ये फंडिंग पे फंडिंग देने के चक्कर में आपका जो बचा कुछ इकोनॉमी है वो भी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ ईरान, ठीक है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के कारण एक बहुत मेजर अमाउंट ऑफ मनी और रेपुटेशन दोनों खत्म हो गया, ठीक है। पैसा तो गया ही गया, प्लस अगर इंटरनेशनल मीडिया में ये बात फैल गई कि ईरान, इट एस्टैब्लिश कि ईरान सपोर्ट करता है, तो वहां पर से आपका रेपुटेशन भी गया। अब दूसरा एफएटीएफ बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 1989 के टाइम में बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। 1989 के टाइम में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसने भी ईरान को बेसिकली ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब एफएटीएफ बेसिकली दो टाइप के लिस्ट पब्लिश करता है, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट में बेसिकली ऐसे कंट्रीज जाते हैं जो कि अपने ग्राउंड में टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही, ठीक है। पाकिस्तानी बहुत बार पार्ट रह चुका है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज जाती हैं जो कि अपने ग्राउंड में, अपने सॉइल में बेसिकली टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है या फिर वही स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रही हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, म्यांमार हो गया, ये तीन लोग जो कि हैं वो है ब्लैक लिस्ट का पार्ट। अब ये ब्लैक लिस्ट का पार्ट होने में प्रॉब्लम यह है कि इस अगर आप ब्लैक लिस्ट का पार्ट हो तो ना ही आपको लोन मिलेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ना ही आपको ऊपर सैंक्शन हटेगा, और आपके ऊपर 4 सैंक्शन और लग जाएंगे। तो जो ऑलरेडी बेड़ा गर्क था वो और बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। दैट इज द बेसिकली एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट। अब उसके बाद हुआ ये कि अभी रिसेंटली अगर आपने पता होगा तो सीरिया में रिजिम चेंज हुआ है। रिजिम चेंज मतलब रूल चेंज हुआ है, ठीक है। द ओनली मतलब लाइक कुछ फ्रेंड्स ही जो इस्लामिक स्टेट में बेसिकली ईरान के थे वॉज सीरिया, ठीक है। बिकॉज सीरिया में बेसिकली माइनॉरिटी की सरकार थी, ठीक है। अब सीरिया में माइनॉरिटी की सरकार थी तो फ्रेंड थे ये, ठीक है, अच्छा खासा। अब ये फ्रेंड के होने के चक्कर में, ठीक है, जो उस टाइम ओनली एलाई था ईरान का वो भी उससे गुस्सा, मतलब वो भी हट गया। उसको भी यूएसए ने कूप करके वहां पर एक बसर अल असद नहीं, हाँ बसर अल असद करके कुछ है एक इंसान, उनकी सरकार बैठा दी, ठीक है। वो भी एक अलकायदा से कनेक्टेड टेररिस्ट ही थे पहले, बट अभी वो प्रेसिडेंट है सीरिया के, ठीक है। तो उनकी सरकार आ गई। अब जो पहले एक आपका एलाई था वो भी हट गया, और अब आप बोलोगे कि भाई ईरान तो इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लामिक स्टेट का ये बाकी सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामिक स्टेट से क्यों एलाई नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ईरान इज द सिया मेजोरिटी नेशन। ईरान इज द ओनली कंट्री जहां पर सिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। मुस्लिम्स में दो टाइप के होते हैं, एक सिया मुस्लिम होता है, एक सुन्नी मुस्लिम होता है। सिया मुस्लिम का जो हेड है मेन, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ईरान में, वो है सिया मुस्लिम की, और जो जितने भी बाकी सारे आप इस्लामिक स्टेट देखते हो वो सब सुन्नी मुस्लिम्स है। तो ऑब्वियसली ईरान और बहुत सारे बाकी सुन्नी मुस्लिम्स का नहीं बनता बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर होगा। तो इसलिए इस रीजन के कारण, बिकॉज ईरान इज सिया एंड नॉट सिमिलर टू लाइक मेनी अदर इस्लामिक स्टेट जो कि सुन्नी है, इसके कारण उनका इस्लामिक स्टेट से भी नहीं बनता, तो उनको इस्लामिक स्टेट से भी सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये था। अब इस सब के बीच में जाके एक समझदार व्यक्ति है जिनका नाम है बराक ओबामा। 2015 में बेसिकली यूएसए ने ही एक साइन किया जिसका नाम है JCPOA। व्हाट इज JCPOA? JCPOA इज बेसिकली जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब ईरान बेसिकली पूरा, ईरान की इकोनॉमी क्रम्पल कर चुकी थी आफ्टर 2015, ठीक है। इनके ऊपर रैप मतलब लाइक रेगुलरली एलिगेशन लगते रहते थे कि भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे। तो अब बराक ओबामा ने बोला कि भाई एक काम कर ईरान से कि अपनी जो लड़ाई झगड़ा है उसको थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, इतने साल से लड़ाई करके क्या ही मिलेगा, दोनों भाई हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में तरक्की करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने फाइनली जाके 2015 में जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन करा। अब इस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये एक कंडीशन रखी गई कि ईरान अपना एनरिचमेंट फैसिलिटी को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। इसके बदले ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, और एक यूएसए इनको एक एडिशनल कुछ $1 बिलियन ऑफ फंड भी देगा जिससे कि ईरान अपने डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो मतलब विन विन सिचुएशन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने के पीछे इतना बड़ा लाइक यूएसए क्यों पैसा दे रहा है? बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। एनी न्यूक्लियर बॉम्ब इन अ रॉन्ग हैंड इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। ईरान है बेटा, वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री नहीं है जो सोचेगी कि क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना है कि नहीं, इसके ऊपर उसमें लड़ाई हुआ छोड़ देगा वो, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ बिटवीन P5+1 कंट्री, ठीक है। ये ईयर लिख लेना 2015 में, ठीक है। ये साइन हुआ 2015 में, ठीक है। P5+1 कंट्री, हाँ यहाँ तो लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखा है इसको, ठीक है। 2015 में बेसिकली ये साइन हुआ, ठीक है, JCPOA। और इसमें बेसिकली मैंडेटरी कर दिया कि IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इंस्पेक्शन, मतलब हर बार कभी भी 24/7/365 ये एटॉमिक एनर्जी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग आके, साइंटिस्ट आके ईरान के सॉइल के ऊपर क्या बोलते हैं चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ईरान ये ट्रीटी को वायलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो दिस वाज दी ट्रीटी
2-3 साल सब बढ़िया चला, ठीक है। इसी ट्रीटी को ईरान यूएस न्यूक्लियर डील ही बोलते हैं। 2-3 साल तक बढ़िया चला, फिर देश में आता है मतलब देश में क्या, यूएसए में होता है 2017 का इलेक्शन, और इस इलेक्शन में आता है एक और फन की आदमी जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी भी कुछ ना कुछ उल्टपटांग चीजें कर रहा है, और उस टाइम फिर भी ठीक थे, अभी कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीजें कर रहा है, ठीक है। अब 2018 में आते हैं डीजे ट्रंप। डीजे ट्रंप ने बोला कि भाई मेरे को एक बात बता, P5 में है 5 कंट्री, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये 5 कंट्री है, प्लस एक है अपना जर्मनी। ये 6 कंट्री मिलके कुछ नहीं कर रहे, मतलब ये 5 कंट्री कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यूएसए क्यों पैसा पे पैसा दिया पड़ा, बाकी सबके ताली बजा रहे हैं, बाकी सबको कोई लेना देना नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम क्यों पैसा दें, वी डोंट गिव अ लाइक एफ अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट, वी डोंट केयर, ठीक है। तो यूएस ने मतलब डीजे ट्रंप ने बोला कि हम एग्जिट मारते हैं ईरान से, और इन्होंने वही एक लेम सा रीजन दे दिया कि ईरान जो कि है वो वायलेट कर रहा है ट्रीटी को, जबकि एक्चुअल में आज तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि ईरान ट्रीटी को वायलेट कर रहा था कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ट्रीटी को वायलेट करके क्लेम करते हुए, ठीक है, यूएस एग्जिट कर लिया फ्रॉम जेसीपीओए, ठीक है। अब जैसे ही जेसीपीओए से एग्जिट करा, तब फिर अब इनका पागलबंदी चालू हुई कि अब भाई जब इंसान ट्रीटी में नहीं है, ठीक है, तो ये बोलने लगे फिर से 2025 में, जैसे ही जून आया, ठीक है, मतलब जैसे ही फिर से ईरान मतलब डीजे ट्रंप आए इलेक्ट होके, फिर इसराइल के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, तब जून में इन्होंने फिर से बोला कि ईरान वायलेट कर रहा है, क्या बोलते हैं, अगेन IAEA के रेगुलेशन को, या फिर ईरान फिर से न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने में या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए चीजें स्टार्ट कर दिया या फिर चीजें कर रहा है। तो इसलिए एक पूरा 12 डे वॉर कर दिया यूएस ने, ठीक है, जिसमें स्ट्राइक हुआ न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर। पहले ये वॉर इसराइल ने चालू किया, फिर ईरान ने थोड़ा सा इसराइल के ऊपर रिएक्ट करा, उतने में यूएसए आकर उनके ऊपर बॉम्ब छोड़ के चले गया, ठीक है। क्यों, सब चीज का हवाला देते हुए कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा था, विच आज तक कोई कभी प्रूफ नहीं हुआ कि ईरान कर रहा था कि नहीं, लेकिन यूएस और इसराइल दोनों मार पीट के चले गए ईरान को, ठीक है। अब इसराइल ने बेसिकली एक ऑपरेशन राइजिंग लायन किया था, और यूएसए ने बेसिकली ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, ठीक है। ये 2 ऑपरेशन उस टाइम में हुए थे। 12 डे वॉर, ये नाम भी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा पूरा स्टोरी था ईरान का, ठीक है, थोड़ा सा क्या पूरा स्टोरी था अभी 2025 तक का। और ये तो बेसिकली जून 2025 में हुआ। अभी बेसिकली ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड ये वॉर के कारण और जो भी फैक्ट्रीज थी वो भी बर्बाद हो गई, ठीक है। अब वॉर हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन होने के चक्कर में हुआ ये कि ईरान कुछ खास रिटेलिएट भी नहीं कर पाया। तो जब इस केस में जब रिटेलिएट नहीं कर पाती आपकी सरकार, तब एक सिटीजन्स को भी लगता है कि यार हमारी सरकार कैपेबल है कि नहीं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे तो कोई भी रैंडम आदमी हमारे ऊपर बम छोड़ के आ जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही उसके ऊपर, तो लाइक वी माइट फील इनसिक्योर अबाउट वेदर वी आर सेफ और नॉट। तो वो भी एक रीजन था। प्लस पूरा इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो चुकी थी, ये 12 डे वॉर ने और खत्म कर दिया, और मतलब आग में घी डाल दिया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सब्सिक्वेंट रीजन थे जिसके कारण ईरान की पब्लिक गुस्सा थी, और ये पब्लिक के गुस्सा होने के कारण ये बहुत मास स्केल में प्रोटेस्ट हुए, और अभी भी हो ही रहे हैं। डेली न्यूज आ रहा है, अभी तो और ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करीब अभी मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 जून, ये लाइक इसके भी अप्रोक्स 10 दिन से पहले से चल रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है। अभी ये और बढ़ रहे हैं, तो मैं बोला कि मुझे पहले लगा कि दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट जैसे ही ये प्रोटेस्ट बढ़े, आई थॉट कि ये बहुत 20-30 दिन से रेगुलरली न्यूज में बना हुआ है, तो वी शुड कवर इट फॉर अ सेफर साइड। अब इसमें हाँ, ये तो हमास ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बता दिया मैं आपको। हमास, हिजबुल्ला, हौतीस, ठीक है। हमास गाजा में है, हिजबुल्ला लेबनान के, और हौतीस यमन के, ठीक है। इसको ट्रिपल H करके आप याद रख सकते हो। अब एट द एंड ऑफ द डे, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है ईरान में? क्यों अपन पढ़ रहे हैं ईरान जाए भाड़ में, यूएसए जाए भाड़ में, यूके जाए भाड़ में, वाई इट इज रिलेटेड विद इंडिया? क्यों क्लैट में, जो कि एक इंडिया का एग्जाम है, वहां पर इंपॉर्टेंस है? बिकॉज इंडिया का बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ईरान में, ठीक है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग पाकिस्तान को टैकल कर सकें। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि हमें बहुत अच्छा गेटवे देता है, जो कि यूरोप से हम लोग डायरेक्टली जा सके। ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कि क्लोज है यूके से, मतलब सॉरी, बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके पूरे मेडिटेरियन सी वाले रीजन से, ठीक है। एक आपको बहुत अच्छा खासा सी रूट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ईरान का में एक बेसिकली इंडिया का चाबहार पोर्ट है। अब बुरी किस्मत कह लो, अच्छी किस्मत कह लो, 2018 में बेसिकली यूएस ने सैंक्शन दे दिया कि मतलब ठीक है, मतलब रिलीफ दे दिया कि ठीक है इंडिया डेवलप कर सकता है चाबहार पोर्ट। लेकिन फिर जाके अभी 2025 के टाइम में यूएसए ने बेसिकली विड्रॉ कर लिया कि चाबहार पोर्ट का जो अपन वेवर दिए थे यूएसए
को इंडिया कि आप डील कर सकते हो, वो भी हट गया। अब फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि 6 महीने का अपन वेटिंग लिस्ट में है, कि ठीक है यार आप देख लेते हैं क्या सीन होगा, 6 महीने बाद लगा देखेंगे कि इंडिया का अलाइनमेंट विद चाबहार पोर्ट क्या उसके ऊपर यूएस एडिशनल टैरिफ लगा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो खैर अलग टॉपिक होता है, बट चाबहार पोर्ट बेसिकली इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पास है ग्वादार पोर्ट। ग्वादार पोर्ट बेसिकली पाकिस्तान में, जिसको चाइना ने डेवलप करा है, ठीक है। तो टू काउंटर दिस ग्वादार पोर्ट, इंडिया बेसिकली चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, ठीक है। तो इसलिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। अब चाबहार पोर्ट में भी बेसिकली 2 टाइप के टर्मिनल्स होते हैं, ये दोनों टाइप के टर्मिनल्स का नाम बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक शाहिद बहस्ती और एक क्या है वो, जस्ट टेल मी दिस, ठीक है। दूसरा एक INCT कॉरिडोर। INCT बेसिकली इंडिया मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये बेसिकली एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि यूरोप, इंडिया के थ्रू यूरोप से पहुंचने के लिए कॉरिडोर है, जो कि ईरान से होकर जाता है, ठीक है। अब इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, ये कॉरिडोर बेचारा 2012 में लॉन्च होता है और ये अभी तक हुआ ही नहीं है, मतलब ये अभी तक इसका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतने सैंक्शन लग रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं। 2025 में जब एक JCPOA साइन हुआ तब देयर वाज अ रे ऑफ होप कि चलो अब INSTC चलेगा, लेकिन फिर वहीं पर सैंक्शन आ गई, फिर वहीं पर गाड़ी रुक गई, फिर वहीं पर चीज़ें अटक गई, ठीक है। तो ये INCTC के मतलब INSTC के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद IMEC। अब हमास और गाजा का मतलब हमास और जो इसराइल का पूरा लड़ाई झगड़ा चला, इसके कारण IMEC भी अपना फेल हो गया। IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसमें ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली इसराइल के हाफिया पोर्ट से पास करता था। अब भाई जिस कंट्री में इतना लड़ाई झगड़ा मच रहा है, वहां पर तुम क्या अपने गुड्स छोड़ के जाओगे, ठीक है, वहां से तुम अपना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाओगे? नहीं। ऑब्वियसली जिस गली में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस गली से थोड़ी ना अपने गाड़ी को निकालोगे यार, तुम दूसरे साइड से निकालोगे ना। लेकिन अगर सिर्फ एक ही रास्ता है उस गाड़ी को निकालने का उसी गली में, तो ऑब्वियसली तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी। दैट इज द केस ऑफ IMEC, ठीक है। जो इसराइल में लड़ाई झगड़ा मचा इसके कारण अपना IMEC भी फेल हो गया, जो ईरान में लड़ाई झगड़ा मच रहा है उसके कारण अपना INSTC का भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आप बोलोगे ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों, नॉर्मल रूट से चले जाओ। नॉर्मल रूट से इसलिए जाना, मतलब नॉर्मल रूट से तो जा ही रहे हैं अभी, बट नॉर्मल रूट में जो एडिशनल आपको एनर्जी कॉस्ट लगता है, एडिशनल टाइम लगता है, ये सब शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। एक होता है या तो आप ऐसे चले जाओ, ठीक है, आप ये पॉइंट में हो, आपको ये पॉइंट पहुंचना है, पूरा ऐसे घूम के चलो, मतलब आपको ये पॉइंट पहुंचना है, सॉरी मैं क्या कर दिया मान लो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, या तो आप ऐसे चले जाओ, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल में शॉर्टेस्ट वे क्या है, शॉर्टेस्ट वे ये है, ठीक है। तो अभी अपन जो यूरोप को पहुंचते हैं अपन ऐसे पहुंचते हैं, लेकिन अगर ये IMEC और INCTC सही चल जाता तो वी वुड हैव बीन रीचिंग यूरोप लाइक दिस। सो इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ईरान एज अ पोजिशन, एज अ कंट्री फॉर इंडिया। प्लस अगर अपन बात करें एनर्जी सिक्योरिटी की, तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया को ऑयल बेचती है, ठीक है, और ईरान के पास दबा के ऑयल रिजर्व्स है, ठीक है। प्लस ईरान इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इतना बड़ा, इतना अच्छा एनर्जी मतलब कैपेबिलिटी होने के बाद भी जस्ट बिकॉज उनके ऊपर सैंक्शन लगे, इंडिया कैन नॉट परचेज लाइक बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईरान। और अगर इंडिया परचेज भी करा तब भी इतना खतरनाक जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण दिस मेक्स इट नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर इंडिया टू परचेज इट, ठीक है। तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। इसमें जो ये 12 डेज वॉर है, ये हिस्ट्री है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत सालों से इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कभी क्लैट में नहीं आया, 2027 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा तो अच्छे से पूछेगा, 12 डे वॉर भी कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो डू स्टडी इट फ्रॉम अ वेरी गुड एंड स्ट्रेटेजिक perspective. Yeah, this was it for today's video. I hope you liked the video. If you like, please like, share and subscribe. This is Dipanshu Patel, founder of Clat Matters, signing out. Thank you everybody.